तो ये आज हमें करनी है 44 वर्कशीट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और आज हम इसमें करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो मेंडलीव थे वो एक रूसी रसायनज्ञ थे, ठीक है। और उन्होंने अपने समय में जितने भी ज्ञात तत्व थे, मतलब उनके समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने उनको व्यवस्थित करने का कार्य किया। तो हमने जो इससे पिछली वर्कशीट आई थी 43, उसमें भी दो वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयास किए गए थे तत्वों को वर्गीकृत करने के, वो पढ़े थे। एक तो था डॉबेराइनर के त्रिक, जो पहले वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करना शुरू किया, उनका नाम था डॉबेराइनर, और उन्होंने जो अपना नियम निकाला था वो था डॉबेराइनर के त्रिक। तो बेटा एक बार इनको याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि फिर हम आगे बढ़ सके फटाफट से। तो जैसे इन्होंने कहा था कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए, जैसे उन्होंने 3 तत्वों के ग्रुप लिए थे। लिथियम एक लिया था उन्होंने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो उन्होंने कहा था लिथियम और पोटेशियम के जो परमाणु द्रव्यमान है उनका माध्य निकाल लो या उनका औसत निकाल लो, एवरेज। तो जो आएगा वो बीच वाले, जैसे यहाँ पर सोडियम बीच में है तो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब उन्होंने वर्गीकरण शुरू किया था तो सिर्फ 33 तत्व उस टाइम तक उनकी खोज हुई थी, पर उन 33 में से सिर्फ 9 तत्वों का ही वो ऐसे 3 का ग्रुप बना पाए थे, बाकियों के लिए वो फेल हो गया था ग्रुप। तो उसके बाद फिर आए थे न्यूलैंड्स ने दिया था अपना अष्टक सिद्धांत। उनके हिसाब से अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व जो था उसका सारे गुण, रासायनिक गुण वगैरह सब पहले तत्व से मिलते थे। तो उन्होंने जो सरगम होती है सारे गामा पाधा निसा के हिसाब से किया था कि जो हर 8वां तत्व है उसकी जो गुण हैं वो पहले तत्व से मिलते होंगे। लेकिन वो भी, उनका भी वर्गीकरण ज़्यादा नहीं चल पाया, सिर्फ जो हल्के तत्व थे कैल्शियम तक के, उन तक ही उनका वो नियम लागू हो पाया, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों के नियम फेल हो गए। फिर आए मेंडलीव, जो कि एक रूस के वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, ठीक है। उनका पूरा नाम था डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, यहाँ पर उनका नाम भी दिया हुआ है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया तो उस टाइम तक 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। तो अब न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद, है ना, उसको भी मना कर दिया गया था, उसको भी नहीं माना गया। तो उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। मतलब इन सब वैज्ञानिकों ने, रसायनज्ञों ने परमाणु द्रव्यमान जो था उसको मेन चीज़ उसको पकड़ के रखा उन्होंने। और किस किस में उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। परमाणु द्रव्यमान जो भार होता है, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास जो होता है, और उनके जो गुणधर्म थे, गुण, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो भौतिक हो, इनमें उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश करी। तो तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में मेंडलीव का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो मेंडलीव ने भी वही किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, उनके रासायनिक गुणधर्मों के हिसाब से और उनके भौतिक गुणधर्मों के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित किया। अब हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ शुरू किया। उस टाइम तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है किस किस के बीच में रिलेशन देखा गया, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, और उन तत्वों के जो गुण थे, रासायनिक या भौतिक। बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, मतलब जो फिजिकल गुणधर्म होते हैं, वो कोई भी तत्व है उसके अपने गुण हैं, मतलब कि वो दिखता कैसे है, उसका मेल्टिंग, उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, ये होते हैं उसके भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म में आता है बेटा कि वो किसी और चीज़ के साथ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं।
फिर क्या हुआ, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत, अब रासायनिक गुणधर्मों को उसने ध्यान दिया, तो मैंडलीफ ने क्या किया, तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब मैंडलीफ ने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बना रहा है। जैसे बेटा मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, आप मान लो सोडियम, ठीक है, अगर सोडियम ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करा तो बना सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये तो हो गई सोडियम का हाइड्राइड, अभी मैं सोडियम तत्व की बात कर रही हूँ सिर्फ। और जब सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो बना Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये तो उसने भी सिर्फ सोडियम के साथ किया, ठीक है। ऐसे ही उसने और भी तत्वों के साथ देखा कि जब हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो कौन सा हाइड्राइड बना, और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो कौन सा ऑक्साइड बना, ठीक है। अब आगे, तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत धर्म माना गया, गुणधर्म माना गया। मतलब मैंडलीफ ने हाइड्राइड जो बने, जैसे मैंने अभी आपको सोडियम हाइड्राइड और सोडियम ऑक्साइड के बारे में के सूत्र दिखाए। अब यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही चुनाव क्यों किया, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं तत्वों के साथ, या मतलब धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, और अपने यौगिक बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही चयन किया। अब क्या हुआ बेटा, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। कहने का मतलब है, जैसे उनके टाइम तक 63 तत्व ज्ञात थे, तो उन्होंने जब ऑक्साइड और हाइड्राइड के हिसाब से उनका वर्गीकरण करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनके जितने भी 63 तत्व थे उनकी आवर्त सारणी में उन्हें स्थान मिल गया, और वो अपने आप ही परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। तो जो बेटा मैंडलीफ हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समय के बाद, कुछ निश्चित अंतराल के बाद फिर वही तत्व आते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनसे पहले वाले तत्वों से मिलते हैं। जैसे भाई न्यूलैंड ने तो कह दिया था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले से मिलेंगे, तो मैंडलीफ ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को अरेंज करते जाएं उनके गुणों के हिसाब से, तो एक निश्चित पीरियड के बाद, अंतराल के बाद, फिर वो तत्व आते हैं जिनके गुण पहले वाले तत्वों से मिलते हैं। तो इसी आधार पर मैंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, यही वाला आधार लिया उसने कि एक निश्चित आवर्त के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद वो तत्व आते हैं जिनके गुण उनसे पहले वाले तत्वों से मिलते हैं। तो उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई और उनकी सारणी का सिद्धांत था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म आपस में मिल जाते हैं। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा गया। ऊर्ध्व मतलब जो ऐसी सीधी खड़ी हुई रेखाएं थी उनको बोला गया, ये वाली जो स्टैंडिंग थी उनको ग्रुप बोला गया, और ये जो लेटी हुई थी जिनको क्षितिज बोलते हैं उन्हें पीरियड बोला गया या आवर्त। और जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी यही नियम है। स्टैंडिंग जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल हैं मतलब क्षितिज हैं उन्हें पीरियड कहते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बार दोबारा मैंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उनके टाइम तक हमें पता है 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है, 63। तो उन्होंने क्या किया, मान लो ये एक उन्होंने आवर्त सारणी मतलब एक टेबल बनाई, और उनका क्या तरीका था, उन्होंने 63 कार्ड बनाए। मान लो उन्होंने एक तत्व है ए, उसके लिए एक कार्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया उसका परमाणु द्रव्यमान,
मान लो हम सोडियम की ही बात करें, मान लो ये जो ए है ये सोडियम है, तो यहाँ पर उन्होंने उसका परमाणु द्रव्यमान लिख लिया 23, ठीक है। यहाँ पर उसके रासायनिक गुण धर्म भी लिख लिए और भौतिक भी, मतलब जो जो उस तत्व के बारे में उन्हें पता था उन्होंने सब उस कार्ड में लिख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये तो अभी एक तत्व की बात हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे करके 63 कार्ड बनाए और उनको इकट्ठे रख लिया। टोटल उन्होंने बनाए 63 कार्ड। अब मान लो जैसे ये कार्ड ए है, उन्होंने उसको सबसे पहले ए नंबर पे रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक दूसरा जो कार्ड बनाया था, जितने उस टाइम तत्व ज्ञात थे उन्होंने कुल 63 कार्ड बनाए, ये ध्यान रखना, ये उनका तरीका था। फिर मान लो उन्होंने जो दूसरा कार्ड बनाया जो दूसरा तत्व था उसका कार्ड लिया और देखा कि उसके गुण ए से नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। मान लो वो बी था तत्व। फिर उन्होंने तीसरा तत्व लिया, मान लो सी, उसके गुण भी इन दोनों से किसी से नहीं मिलते थे। फिर उन्होंने डी लिया, वो भी सबसे अलग था। तो ऐसे करते गए ई एफ, वो अपने हिसाब से रखते, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि एक लाइन में कितने आने चाहिए, खड़ी लाइन में कितने आने चाहिए, क्षितिज लेटी में कितने आने चाहिए। वो सिर्फ क्या करते गए, जो उन्होंने 63 कार्ड बनाए थे उनको उठाते गए एक एक करके, अगर किसी से गुण मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनको उन्होंने अलग अलग रख दिया। अब मान लो उन्होंने एक कार्ड उठाया ई एफ जी, मान लो एक जी या एच कार्ड उठाया, उन्होंने उस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में, मतलब जैसे उसके हाइड्राइड बने, ऑक्साइड बने। अभी हमने पीछे देखा है ना कि वो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया कि उन तत्वों के जो हाइड्राइड थे, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जो हाइड्राइड बन रहे थे या जो ऑक्साइड बन रहे थे, उनमें समानता देखी, ठीक है। तो फिर मान लो एक एच नंबर का जो एक कार्ड था, एच नंबर, उसमें जिस तत्व के गुण वगैरह लिखे हुए थे, मान लो वो ए से मिलते हैं, तो उन्होंने उसको सीधा ए के नीचे लिख दिया, ठीक है। एच के बाद उन्होंने आई नंबर वाला कार्ड निकाला, मान लो उसके गुण मिल रहे हैं सी से, तो उन्होंने उसको सी के नीचे रख दिया। अब बी के यहाँ जगह छूट गई तो छूट गई, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। अब मान लो जे आया और जे के गुण फिर ए से मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसको भी छोड़ दिया और उसको ऐसे रख दिया। मतलब एक लाइन में मैं उनको रख रही हूँ जिनके की एक जैसे गुण हैं। अब मान लो के एल के आया, जिसके गुण इस आई के जैसे थे, तो उन्होंने एक ही खाने में आई को भी रख दिया और के को भी रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो 63 तत्व थे उस टाइम, उन सबको उन्होंने व्यवस्थित कर लिया। देखो बेटा, अब यहाँ पर उन्होंने ये जो मैंडलीफ हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी है, हम उसे पढ़ लेते हैं। आवर्त सारणी के जन्मदाता। मैंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोल्स्क स्थान में हुआ था। इसको हमें याद नहीं करना, बस एक बार हम उनकी जीवनी के बारे में देख रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मैंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने उन तत्वों को वर्गीकृत किया उसको बोलते हैं मैंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है। और जो इन मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो बहुत अच्छी मानी गई, सब वैज्ञानिकों ने उनको माना और इससे नए तत्वों की खोज की भी प्रेरणा मिली। जैसे डॉबे राइनर और न्यूलैंड्स के, उन्होंने भी कोशिश की थी पर उनकी सारणी को अब नहीं माना जाता। तो ये जो मैंडलीफ है इनकी आवर्त सारणी को अभी तक माना जाता है। मतलब अभी तक मानना इन द सेंस, जो उन्होंने एक बेस दिया था उसी के आधार पर नए नए तत्व खोजे गए और उस सारणी में फिट करते गए और हमें मिल गई आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम आगे वाली वर्कशीट्स में अभी पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि इस वर्कशीट के ऊपर बेस्ड है, हम उन्हें भी देख लेते। तो बेटा पहला प्रश्न देखते हैं हम। मैंडलीफ की आवर्त सारणी का प्रयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। इन्होंने हमें तत्व दिए हैं पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो वो कह रहे हैं अब बताओ कि इनके ऑक्साइड्स के क्या सूत्र निकलेंगे। तो देखो बेटा, कैल्शियम का, ये पोटेशियम के ऑक्साइड का सूत्र होता है K2O, कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2, एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, सिलिकॉन का होता है SiO2 और बेरियम का होता है BaO, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, मतलब उनका बेस क्या है। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, तो बेटा उसका बेस हम इस तरीके से लिखेंगे
कि मैंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी, ये जो आवर्त सारणी है जिसको मैंडलीव ने बनाया था, उसका क्या आधार था? समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों की आवधिक पुनरावृत्ति था। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, जो उन्होंने कार्ड्स बनाए थे, तो कुछ समय अंतराल के बाद जो नए तत्व थे उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनसे पहले वाले तत्वों से मिलते थे। ठीक है, तो समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, पुनरावृत्ति, रिपीट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बेटा ये मैंने थोड़ा पूरा जितना वर्कशीट में है, बुक में जो है, उसको देख के मैंने यहाँ पर आपको पूरा उत्तर दे दिया है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्मों, ठीक है, वो गुणधर्म, यहाँ पे ये जो गुणधर्म है भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी, तो उन्होंने किस किस में संबंध स्थापित किया? उनके गुण, परमाणु द्रव्य, भौतिक गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण, इन तीन चीज़ों के बीच में उन्होंने कि भाई जिनके ये तीन चीज़ें भौतिक और रासायनिक गुण समान हैं और अगर उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा जाए तो किस तरीके से व्यवस्थित होगा, वो उन्होंने उसको आधार बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंध का अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि रासायनिक गुणधर्म वाले, जिनके कि एक जैसे रासायनिक गुणधर्म वाले जो तत्व थे, वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। निश्चित अंतराल मतलब हो सकता है वो 10-12 के बाद दोबारा आए। ठीक है, जैसे न्यूलैंड्स ने तो कहा था ना, हर 8वां तत्व पहले से मिलता है। उन्होंने नंबर नहीं बताया, पर उन्होंने कहा एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आते हैं। तो उन्होंने यही सिद्धांत बनाया अपना, उनका सिद्धांत था कि तत्वों के समान गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मीन्स जो एक समय, निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा हो। अब चौथा प्रश्न है, मेंडलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों की ओर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया? सिर्फ उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्शन करवाया? अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं के साथ कराया, उन्होंने क्लोरीन के साथ भी करवाए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अभी उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इसलिए ध्यान केंद्रित किया क्योंकि ये दोनों बहुत सक्रिय हैं और अधिकतर तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हर किसी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक 5वां प्रश्न है जो फिलअप है, वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ थे, ऊर्ध्व मतलब ऐसे खड़े हुई जो लाइनें हैं, उनको क्या कहा गया? ग्रुप। और जो क्षितिज थे मतलब ऐसी लेटी हुई लाइनें, उनको क्या कहा गया? आवर्त कहा गया।